हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड 106 का फर्स्ट चैप्टर शैक्षिक प्रशासन का हम लोग तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट को। ये टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन सिद्धांत एवं कार्य। तो पहले हम लोग सिद्धांत को देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है। वह नियंत्रण और दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों से करता है अपितु छात्रों से मिलकर भी करता है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत पहला ये आता है सब सहभागिता, यानी सब मिलजुल के काम करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप लोग इसको नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं रिवीजन के लिए। समानता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक अध्यापकों को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। वे उसके साथ ही सहकर्मी सहवक्ता हैं। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्कूल का लोकतंत्रीय मुखिया अपने अध्यापकों पर प्रतिबंधित नहीं लगाता है अपितु उन्हें शक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे अध्यापक अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करके पढ़ा सके। चौथा नंबर है सहयोग का सिद्धांत। स्कूल एक सहकारी संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य को सबके लिए और सबको एक दूसरे के लिए कार्य करना पड़ता है। बिना सहयोग के स्कूल की सहकारी जो संस्था है, ये बिना सहयोग के चल ही नहीं सकता है। एक आदमी इसको नहीं हैंडल कर सकता है। 5वां नंबर टॉपिक है न्याय सिद्धांत। लोकतांत्रिक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन स्कूल के मुख्य अध्यापक की ओर से पूर्ण न्याय की आशा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्यक्तिगत योग्यता की पहचान। स्कूल संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन अध्यापकों से अधिक कुशलता से कार्य संपादन करवा सकता है। जो स्कूल है वो लोकतांत्रिक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासक से अधिक अध्यापकों से अधिक कार्य करवा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेतृत्व का सिद्धांत। 7 नंबर स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासन में भी नेतृत्व के गुण विद्यमान होने चाहिए। अगला है समन्वय का सिद्धांत। स्कूल में लोकतंत्र की सफलता हेतु संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासक को समन्वय प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है लचीलेपन का सिद्धांत। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधक एवं प्रशासक को लचीला होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर पॉइंट है कार्यकुशलता का सिद्धांत। स्कूल संगठनकर्ता को स्टाफ की रुचियों, योग्यताओं तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। स्टाफ की क्या क्या रुचियां हैं, कौन स्टाफ क्या कार्य कर सकता है, ये सब ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। 11 नंबर है आशावाद का सिद्धांत। स्कूल संगठनकर्ता को अपने दृष्टिकोण में मौलिक रूप से आशावादी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत। संगठनकर्ता, प्रबंधक, प्रशासक की अधिकांश सफलता उसके सहयोगियों तथा अधीनस्थों की कुशलता पर ही निर्भर करती है। हम लोग को ये देखना चाहिए कि स्टाफ के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान हैं, उसके अनुसार ही उन लोगों को कार्य वितरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सापेक्ष मूल्यों का सिद्धांत। समस्त निर्णय सापेक्ष मूल्यों के सिद्धांत पर किए जाने चाहिए। स्कूल तथा छात्र का कल्याण अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। अगला देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत देख चुके हैं, अब इसके कार्य देख लेते हैं। जेबी सीयर्स के अनुसार ये हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग रिटन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है। बी सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य को कितने पार्टों में बांटा है, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऑप्शन में 5 आ सकता है, तो हम लोग को याद रखना चाहिए। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है निर्देशन, चौथा है समन्वय, 5वां है नियंत्रण।
हेमंग ने उपरोक्त घटकों में नायकत्व यानी लीडरशिप, ध्येय आदि को जोड़ा है। इसका अगर हम लोग का हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो हम लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं इसमें। अगला देखते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ईयर बुक जारी किया गया है। ईयर बुक, इसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि ईयर बुक किसके द्वारा जारी किया गया था, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के कार्य को कितने भागों में बांटा है देख लेते हैं। नियोजन, प्रावधान, उत्प्रेरण, समन्वय और मूल्यांकन। इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है, बट ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन्होंने किस किस को महत्व दिया है। नियोजन को, प्रावधान को, उत्प्रेरण को, समन्वय को और मूल्यांकन को। अब देखते हैं। विभिन्न विचारकों के संश्लेषण और विश्लेषित करने के पश्चात प्रशासनिक की प्रक्रिया में जो कार्य अपनाए गए हैं वो निम्न है। पहला है निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग। कोई भी संगठन हो, जिसमें कोई भी संगठन हो, उसमें बिना निर्णय के कोई भी कार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं। सभी संगठनों में किसी भी कार्य के संपादन के लिए निर्णय करना होता है। इन्हीं निर्णयों के आधार पर संगठन में विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन होता है। अगला देख लेते हैं। दूसरा है नियोजन यानी प्लानिंग। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य प्रणाली और सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थिति तथा सहायक सामग्री वस्तुओं की एक सारगर्भित रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है, यानी प्लानिंग। किसी भी चीज़ को हम प्लानिंग करके करते हैं। तो तीसरा देख लेते हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। जेबी सीयर्स के अनुसार यह कार्य करने की एक मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूप और नियमों, सिद्धांतों के द्वारा सबके सहयोग में होता है। संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक होते हैं पदानुक्रम, कार्य व दायित्व। अनौपचारिक होते हैं व्यक्तित्व। चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा देखते हैं। प्रत्येक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त रहता है। ये किसने कहा था? चेस्टर बर्नार्ड ने। जो भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे जेबी सीयर्स ने क्या कहा था, चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा था। चौथा देख लेते हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। यह वह व्यवस्था है जिसमें आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रशासन आदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। उसे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ, ये एक त्रिस्तरीय होते हैं। सबसे पहले ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, फिर समांतर में होते हैं, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे ऊपर से नीचे की ओर आना में उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को सूचना देना। शिक्षक शिक्षक को सूचना देगा, शिक्षक प्राचार्य को सूचना देगा। अगला देखते हैं। अगला है निर्देशन यानी डायरेक्शन। जेबी सीयर्स के अनुसार प्रशासन में निर्देशन वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है। किसने कहा था? जेबी सीयर्स ने। निर्देशन के बारे में देख लेते हैं। सफल नेतृत्व या पथ प्रदर्शन के अभाव में पूर्ण योजना एवं संगठन व्यर्थ हो जाता है। बिना निर्देशन के कोई भी कार्य, कोई भी संगठन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं समन्वय यानी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। भौतिक संसाधन, भवन, उपकरण, साज सज्जा आदि, मानवीय संसाधन, प्राचार्य, अन्य अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी आदि, ये दोनों आपस में समन्वय करके कार्य करते हैं। इसमें कोई भी एक ऐसा संसाधन नहीं है जो अकेले किसी संगठन के कार्य को पूरा कर सकता है। 7 नंबर है रिपोर्ट तैयार करना। शिक्षा प्रशासन को संगठन के संपूर्ण कार्य का अवलोकन करके उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। 8 नंबर है बजटिंग। डॉक्टर आर.सी. शर्मा का कहना है कि शैक्षिक आवश्यकताओं की सूची बनाना तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम तैयार करना, इन कार्यक्रमों को वित्तीय पदों में अनुवादित करना ही बजट है। 9वां नंबर है मूल्यांकन, वैल्यूएशन। मूल्यांकन द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है। मूल्यांकन के आधार पर हम अपने आगे के उद्देश्य एवं विधियों का निर्धारण कर सकते हैं
कोई भी हम काम करते हैं तो उसका मूल्यांकन करेंगे, ये काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और उसके आधार पे ही हम आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में कमी दिख रही है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसका सुधार कर सकें।